वो इतनी परकशिश थी कि जैसे ही इस पर नजर पड़ी मेरा दिलो दिमाग दोनों मेरे ख्वाबों से बाहर हो गई। निगाहें हटाने का ख्याल ही नहीं आया। दिल बस ये चाहता रहा कि इसे तकता रहूं। अचानक वह हल्की सी घबराहट के साथ बोली, छोटे माली, मैं नसरीन हूँ, अम्मा की बेटी। अम्मा बीमार हैं, इसलिए आज आई हूँ। इसके तारुफ पर मेरी नजरें बेख्तियार इस पर रुक गई। इसकी वजह खता में किसी नौकरानी का शाइबा तक न था। इसी के सरापे में एक अजीब सी कशिश थी जो दिल के अंदर हलचल मचा रही थी। वो धीरे से बोली, जी आपके कमरे की सफाई करनी है। मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया, तो करो, किसने मना किया है। वो खामोशी से झाड़ू लगाने लगी और मैं शीशे में अपना अक्स देखने लगा। मेरी सांवली रंगत और चीचक के दागों से भरा चेहरा मुझे खुद से नफरत दिलाने लगा। मैंने इसकी सिमत देखा तो वह नजरें झुकाए काम में मसरूफ थी। जाहिर था कि वो भी मुझे ज्यादा देर देखना नहीं चाहती थी। मेरे अंदर एक कड़वाहट सी भर गई। गुस्सा आया क्योंकि मैं सिर्फ दौलत का वारिस था, खूबसूरती का नहीं। मेरी शक्ल ने हमेशा हर लड़की को मुझसे दूर कर दिया था। उम्र 30 के पार जा चुकी थी, मगर दौलत के बावजूद कोई मेरा रिश्ता कबूल ना करता। हर बार इनकार सुनते सुनते दिल में एक बेजारी सी जम गई थी। वालिद बहुत पहले गुजर चुके थे और वालिदा की हालत भी कमजोरी से बिगड़ चुकी थी। दौलत के बावजूद लोग पहले तो रिश्ता करने पर आमदा हो जाते, लेकिन जैसे ही वो मेरा चेहरा देखते इनके लहजे बदल जाते, निगाहें पलट जाती। मैंने अमीर और आम दोनों तबकों में रिश्ता ढूंढने की कोशिश की, मगर हर लड़की की आंखों में अपनी सूरत के लिए नफरत देखकर औरत से दिल उचट हो गया। लेकिन हुस्न एक ऐसी ताकत है जो दिल के इरादों को भी बदल देती है, और ऐसा दिलकश चेहरा मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। वो अगरचा एक मुलाजिमा की बेटी थी, मगर इसके वजूद से ये कैसी दिलकशी झलक रही थी जो नजर को बांधने पर मजबूर कर दे। इसकी आंखों में नरमी, चेहरे पर नजाकत और नाक की तराश में यह खास नफासत थी। दिल चाहा कि वो झाड़ू छोड़ दे और मैं इसे बस अपने सामने बिठाकर देखता रहूं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें जितना देखो उतना ही दिल और देखने को मचलता है। वो भी इन्हीं चेहरों में से एक थी, मगर इसकी नजरें बार बार झुक जाती थी। शायद मेरी बदसूरती के बास मैं जानता था कि मेरी शक्ल सूरत ऐसी नहीं जो किसी को भा जाए, मगर दिल के अंदर बरसों की महरूमी बोल उठी थी। काश कोई ऐसा हो जो मुझे भी चाहे, जो मेरे चेहरे से ज्यादा मेरे दिल को देखे। आखिर यह ख्वाहिश तो हर इंसान में होती है कि कोई इसे अच्छा समझे। मैंने बात बदलने के लिए नरमी से पूछा, तुम्हारी अम्मा जब सेहत याब हो जाएंगी तो वही वापस आएंगी ना। वो झुझकते हुए बोली, जी छोटे साहब, अम्मा ही आएंगी, मैं तो बस इनकी बीमारी के दौरान आ जाती हूँ। मैंने सर हिलाते हुए पूछा, और बाकी वक्त तुम क्या करती हो। वो आहिस्ता से बोली, छोटे बहन भाइयों को संभालती हूँ। मैं इस दौरान इसके चेहरे की खदोखाल में खो गया। गुलाबी होंठ, लंबी पलकें और दूध जैसी नरम नरंगत। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में चमक थी, जैसे किसी पोशीदा रोशनी ने इन्हें जगा रखा हो। मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी वालिदा भी बीमार रहती हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसी मुलाजिमा रख लूं जो 24 घंटे इनके पास रहे। वो खामोशी से मेरी बात सुनते रही, तो मैंने नरमी से कहा, अगर तुम यह काम कर लो तो मैं तुम्हें अच्छी खासी तनख्वाह दूंगा। हालांकि माँ की देखभाल के लिए नर्स से पहले ही मौजूद थी, मगर हकीकत यह थी कि मेरी पेशकश के पीछे असल सबब कुछ और था। वो चेहरा जो मेरे दिलो दिमाग पर नक्श हो चुका था, दर हकीकत में चाहता यही था कि वो यही मेरे करीब रहे ताकि मैं इसे देखता रहूं। मेरी बात सुनते ही इसकी आंखों में यह खुशी की चमक सी उभर आई। वो बोली, सचमुच साहब जी, अम्मा को तो आप 10,000 देते हैं, मुझे कितना देंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहो तो इससे कहीं ज्यादा दे सकता हूँ, मगर शायद यह है कि तुम्हें यही रहना होगा। वो फौरन बोल उठी, साहब जी, घर में कौन सा सुकून है। एक छोटा सा कमरा है, तंग सा सहन, जहाँ सब बहन भाई इकट्ठे सो जाते हैं। न पंखा न बिजली, रात भर मच्छर काटते रहते हैं। आपके क्वार्टर तो जन्नत लगते हैं, सब कुछ सजा सजाया। वो अपनी गुर्बत की बातें बड़ी सादगी से बता रही थी और मैं इसकी बातों में गुम होकर बस इसे देखता रहा। इसके लबों से निकलते हर लफ्ज में बेबसी छुपी थी, मगर इस चेहरे पर एक अजीब सी मासूम चमक भी थी। मैंने नरमी से कहा, अगर तुम अपनी माँ नसरीन का काम भी संभालो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह 50,000 कर दूंगा। मेरी बात सुनकर इसकी आंखें हैरत से फैल गई।
और होठों पर खुशी की हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। वो बोली, मैं आज ही अम्मा से बात करती हूँ, मुझे नहीं लगता इन्हें एतराज होगा। 50,000 तो बहुत बड़ी रकम है साहब जी, मैंने इत्मीनान से कहा। ठीक है, जब तुम्हारी अम्मा बेहतर हो जाए तो उन्हें भेज देना, मैं खुद इनसे बात कर लूँगा। तब तक वो कमरा साफ कर चुकी थी और मैं हाफिज जाने की तैयारी में मसरूफ था। मैंने जाते जाते माँ की खैरियत दरियाफ्त की और दफ्तर रवाना हो गया, मगर सारा दिन ज़हीन इसी एक चेहरे में उलझा रहा। न हाफिज का माहौल भाया, न मीटिंग पर ध्यान टिका। निगाहों के सामने तो बस वही सूरत घूमती रही। अगले ही दिन इसकी माँ बीमारी के बावजूद मेरे सामने बैठी थी। मैंने जो पेशकश की थी वो इतनी बड़ी थी कि शायद वो बिस्तर मुल्क पर भी पड़ती होती तो भी आ जाती। वो खदरे घबराहट के साथ बोली, साहब जी, मेरी बेटी ने बताया कि आप इसे 50,000 पर नौकरी देना चाहते हैं। मुझे यकीन ही नहीं आया। मैंने सिगरेट का धुआं फिजा में छोड़ते हुए सुकून से कहा, हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर याद रखो इसे यहाँ दिन रात रहना होगा। वालिदा की देखभाल और घर के दीगर काम भी इसी के जिम्मे होंगे। ये सुनते ही वो फौरन राजी हो गई। इतनी बड़ी रकम तो मैं अपने दफ्तर के किसी पढ़ी लिखी मुलाजिमा को भी ना देता, लेकिन ये पेशकश मैंने दिल के किसी और जज्बे की तहत की थी। वो जज्बा जो समझ से ज्यादा एहसासात का कैदी होता है। मैं नहीं जानता था कि वो लड़की वाकई जरूरतमंद है या महज लालच में आ गई, मगर हकीकत ये थी कि मैं इसकी गुर्बत चाहता था। दिल ने फैसला कर लिया था कि अपनी दौलत की जोर पर इसे अपने दायरे में ले आऊं। जब किसी ख्वाहिश को हासिल करने का सीधा रास्ता बंद हो जाए तो इंसान अक्सर अनकहे रास्तों का सहारा लेता है, और मैं भी शायद इसी मोड़ पर खड़ा था। मैंने तय कर लिया था कि इस हसीन चेहरे को अपने करीब रखूंगा, अपनी आंखों के सामने, अपनी दुनिया का हिस्सा बनाकर। अगरचे मैं फितरतन ऐसा शख्स नहीं था, मगर उसके हुस्न ने मेरे ज़ब्त को चिकनाचूर कर दिया था। माँ की देखभाल के लिए नर्स से पहले ही मौजूद थी, मगर इस लड़की को मैंने किसी और वजह से चुना था, शायद अपने दिल के खालीपन को भरने के लिए। शाम ढलते ही वो एक छोटी सी पोटली उठाए आ गई। अदब से बोली, साहब जी, मेरा क्वार्टर कौन सा है? कपड़े रख दूं? फिर सफाई शुरू करती हूँ। इसकी माँ आधी तनख्वाह एडवांस में लेकर जा चुकी थी। मैंने नरमे से कहा, तुम्हें क्वार्टर में नहीं रहना। वो चौंक कर मुझे देखने लगी तो मैं खामोशी से उठा, अपने कमरे के बराबर वाला दरवाजा खोला और कहा, ये तुम्हारा कमरा है। वो कमरा कुशादा, नफीस और हर सहूलत से आरास्ता था। एसी, खूबसूरत फर्नीचर, नरम कालीन, सब कुछ मौजूद। कमरा देखकर इसके चेहरे पर हैरत भरी मुस्कुराहट फैल गई। वो बोली, सच साहब जी, क्या मैं वाकई इसी कमरे में रहूंगी? मैंने नरमी से कहा, हाँ, क्योंकि मेरी वालिदा की तबीयत अक्सर अचानक बिगड़ जाती है। ऐसे में तुम्हें क्वार्टर से बुलवाना मुश्किल होगा। हालांकि हर क्वार्टर में इंटरकॉम लगा था, मगर सच तो यह था कि मैं इसे अपने करीब रखना चाहता था। वो खुश दिखाई दे रही थी। पूरे घर की सफाई की, बर्तन धुए और बावर्चन के साथ मिलकर खाना भी तैयार किया। रात को जब मैं दफ्तर से लौटा तो वो किचन के फर्श पर बैठकर खाना खा रही थी। मुझे देखते ही फौरन उठकर मुअद्दब लहजे में बोली, सलाम साहब जी। मैंने रुककर पूछा, यहाँ क्यों बैठी हो? वो सादा लहजे में बोली, खाना खा रही थी साहब। मैंने संजीदगी से कहा, उठो, यहाँ नहीं। फिर बावर्चन की तरफ मुड़कर कहा, खाना गर्म करके टेबल पर लगाओ, और इसे मुखातिब करके बोला, तुम अपने कमरे में चली जाओ। मेरी वालिदा फालिज के पास ज्यादातर अपने कमरे तक महदूद थी। नर्सें इनके पास हम वक्त मौजूद रहती थी, इसलिए लॉन्च में खाना अक्सर मैं अकेला ही खाता था। जब खाना लग चुका तो मैंने इस लड़की को आवाज दी, जरा मेरे कमरे में आओ। वो अपना खाना वही छोड़कर खामोशी से मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैंने एक शॉपिंग बैग इसके हाथ में थमाया और नरम लहजे में कहा, जाकर नहा लो और ये कपड़े पहन लो। हमेशा मैले कपड़ों में क्यों रहती हो? वो थोड़ा शर्माते हुए बोली, साहब जी, हम लोग मुलाजिम हैं, इसी तरह रहते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज के बाद तुम ये कपड़े पहनो, और हाँ, आज रात का खाना तुम मेरे साथ मेज पर बैठकर खाओगी। मैं चाहता था कि इसके दिल में मेरे लिए नरमी और एतमाद पैदा हो, ताकि कल जब मैं करीब आऊं तो वो बेतकल्लुफ महसूस करे। वो बिना कुछ कहे राजी हो गई, बैग उठाया और अपने कमरे की तरफ चली गई। तब तक मैं बाकी तमाम मुलाजिमों को इनके क्वार्टर में भेज चुका था, मगर खुद के अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था।
दिल की धड़कनें जैसे बेकाबू हो रही थी। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो लम्हा भर को वक्त ठहर सा गया। इसके खुले बाल, मासूम चेहरा और सादा मगर खूबसूरत अंदाज ने मेरी सांसें रोक ली। वो खतरे झिझकी हुई थी, बार बार अपना दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी। शायद इसके लिबास की बनावट इसके लिए कुछ गैर मानूस थी, जरा तंग और नुमाया, जैसा वो कभी पहनने की आदी ना थी। मैंने इशारे से कहा बैठ जाओ। वो खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। मैंने खुद इसकी प्लेट में खाना निकाल कर रखा। वो हैरानी से मुझे देखने लगी, जैसे यकीन न आ रहा हो कि यह आका अपने मुलाजिम की खिदमत कर रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा खाना शुरू करो। वो आहिस्ता आहिस्ता निवाले लेने लगी, मगर इसके हाथों की लर्जिश बता रही थी कि वो घबराहट में है। मैं इस दौरान मुसलसल इसे देखता रहा, शायद जरूरत से कुछ ज्यादा देर तक। खाने के बाद मैंने धीरे से कहा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। चाय महज एक बहाना थी, दरअसल मैं इस लम्हे को तौल देना चाहता था। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद वो खामोशी से आई और चाय टेबल पर रख दी। मैंने नजरें उठाकर कहा यहाँ बैठो मेरे सामने। वो कुछ घबराई सी बोली साहब जी, अगर इजाजत दे तो मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। मैंने नरम लहजे में पूछा क्यों, क्या मुझसे डर लगता है? इसने नजरें झुकाकर कहा नहीं, बस रात काफी हो गई है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा बैठो, मैं तुमसे सिर्फ थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। वो धीरे से मेरे सामने आकर बैठ गई। इसके चेहरे पर हल्की सी झिझक नुमाया थी। मैंने मेज के दराज से शीशे की खूबसूरत चूड़ियां निकाली और इसके सामने रख दी। चूड़ियां देखकर इसकी आंखों में चमक सी आ गई। वो हैरत और खुशी से बोली ये मेरे लिए है साहब जी। मैं मुस्कुराकर बोला हाँ, तुम्हारे ही लिए। इसने धीरे धीरे चूड़ियां अपने हाथों में पहन ली। वो सब्ज रंग की चमकदार चूड़ियां इसके हाथों पर ऐसे लग रही थी जैसे किसी शाम के धनलक्की में चांदनी बरस रही हो। कुछ लम्हे खामोशी गुजरी, फिर जाने किस जज्बे के जेरे असर मैंने पूछ लिया तुम्हें मैं कैसे लगता हूँ। मैं खुद हैरान था कि ऐसा सवाल मेरे मुंह से क्यों निकला। शायद दिल में कहीं कोई तशंगी थी। मान चाहता था कि कोई मुझे अच्छा कहे। वो घबराकर नजरें झुका गई। इसकी पलकें हल्की हल्की लरज रही थी। मेरे दिल में खदशा जागा कि अगर इसने मुंह फेर कर कहा कि मैं अच्छा नहीं तो शायद ये रात मेरे लिए और भी तवील हो जाएगी। मैंने नीम मुस्कुराहट के साथ कहा तुम चुप हो, क्या तुम्हें भी मेरे चेहरे के दाग नागवार लगते हैं जैसे सब लोग मुझसे कतराते हैं? शायद तुम भी। मेरी बात सुनकर वो चौंक सी उठी। इसने फौरन नफी में सर हिलाया और बोली नहीं नहीं साहब जी, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोच सकती। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहरबान। कौन ऐसा होता है जो अपने नौकरों पर इतना ख्याल करे, इतनी इज्जत दे? ये कपड़े, ये चूड़ियां, हमारी बस्ती में तो लोग शादियों पर भी ऐसे कपड़े नहीं पहनते। मैंने पहली बार इतना खूबसूरत जोड़ा देखा है। और ये चूड़ियां, जब भी ईद आती है मैं अम्मा से कहती थी कि मुझे रंगीन चूड़ियां ला दो, मगर वो हमेशा सुस्ती ले आती जिनका रंग चंद दिनों में उतर जाता। आप तो दिल के सच्चे हैं साहब जी। ये चेहरे के दाग तो कुछ भी नहीं, असल खूबसूरती तो इंसान के दिल में होती है। इसके अल्फाज मेरे अंदर कहीं गहराई तक उतर गए। ऐसा लगा जैसे बरसों पुराना बोझ किसी ने आहिस्ता से उतार दिया हो। मैंने धीरे से कहा अच्छा, रात बहुत हो गई है, अब तुम जाकर आराम करो। वो मुस्कुराकर बोली शब बखैर साहब जी, और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं इसे जाते हुए देखता रहा। इसकी कदमों की छाप, इसके लहजे की नरमी और इसके वजूद की खुशबू जैसे कमरे में रह गई थी। मेरी निगाहें कुछ देर इसके झुकाव पर, इसके शानों और गर्दन पर रुक गई और यकायक मेरे अंदर एक सनसनी सी दौड़ गई। वो जा चुकी थी, मगर इसकी शबिया मेरे जहन में ठहर गई थी। मैंने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, मगर नींद कहीं गायब हो चुकी थी। दिल बेकाबू होने लगा। एक लम्हे को जी चाहा कि उठूं, दरवाजा खोलूं और इसे अपनी बाहों में भर लूं, मगर अक्ल ने दिल को रोक लिया। अगर आज जब्त न किया तो शायद हमेशा के लिए वो मुझसे दूर हो जाए। यूं मैं करवटें बदलता रहा और आखिरकार नींद ने आकर मुझे अपने हिसार में ले लिया। सुबह जब आंख खुली तो किचन से बर्तनों की आवाजें आ रही थी। मैं हैरत में डूबा वहां गया।
क्योंकि इससे पहले मैंने कभी खुद किचन का रुख नहीं किया था। वो चूल्हे के सामने खड़ी थी, सरदार चम्मच से पराठे पलट रही थी। मुझे देखते ही चौंक गई। साहब जी, आप यहाँ? कुछ चाहिए था क्या? मैंने इसे बगौर देखा और भवें सुकड़ कर बोला, फिर वही पुराने कपड़े। मैंने कल ही तो तुम्हें 5 नए सूट दिए थे, इनमें से कोई पहन लेती। वो शर्माकर मुस्कुरा दी और बोली, साहब जी, वो तो इतने अच्छे कपड़े हैं, हम लोग तो ऐसे जोड़े सिर्फ शादियों में पहनते हैं। मैंने सोचा रोज के काम में कहीं खराब ना हो जाए। इसके लहजे में खुलूस और लाज की मिठास थी, जिसे सुनकर मेरे दिल के अंदर कहीं नरमी से उतर गई। वो हल्की सी हंसी के साथ बोली, साहब जी, भला घर के कामकाज के दौरान वो कीमती कपड़े कैसे पहन लो? इसकी मासूम बात सुनकर मैं एक लम्हे को खामोश रहा, फिर जैसे अनजाने जज्बे के जेरे असर आगे बढ़ा और नरमी से इसका हाथ थाम लिया। पीछे बाबाचंद सब कुछ हैरत से देख रही थी, मगर मैं इस वक्त किसी को खातिर में ना ला रहा था। मैंने फाकिरा को किचन से बाहर लाकर सोफे पर बिठाया और खुद इसके सामने बैठकर धीरे से कहा, देखो, अगर चाहती हो कि ना मैं तुम्हें कुछ कहूँ और ना ही तुम्हारी तनख्वाह में कोई कटौती हो, तो बस खामोशी से जाओ, वही कपड़े पहनाओ जो मैंने तुम्हें दिए थे, और साथ वो चूड़ियां भी पहन लेना। वो कुछ लम्हे तक मेरी तरफ देखती रही, जिसे समझ नहीं पा रही थी कि मेरी बात माने या नहीं। फिर वो चुपचाप उठी और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो जैसे पूरा मंजर बदल गया। वो लड़की जो अभी तक ये काम मुलाजिमा लगती थी, अब ऐसे लग रही थी जैसे इसी घर की मालकिन हो। इसके चेहरे पर एक अजीब वक़ार था और इस लम्हे मेरे दिल में एक अनजाना सा अस्तरब जागा। पहले मैं इसे सिर्फ एक दिल लुभाने वाली सूरत समझता था, एक वक्ती कशिश, मगर अब दिल कहता था कि ये सिर्फ ख्वाहिश नहीं, शायद कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ सच्चा। मैं खुद अपनी सोच से उलझने लगा। मैं जानता था वो मुझे इस नजर से नहीं देखती, हमेशा नजरें झुकाए रहती है, मगर दिल का हाल ही जानता है। क्या कोई मेरे जैसे चेहरे वाले से मोहब्बत कर सकता है? यह ख्याल मेरे अंदर हलचल मचाने लगा। इसी दिन जब मैं शाम को घर लौट रहा था, रास्ते में एक शख्स गजरे बेच रहा था। मैंने बिना सोचे समझे चंद गजरे खरीद लिए। घर पहुंचा तो बगीचे में फखरा खड़ी थी। हल्की हवा में इसके बाल बिखरे रहे थे और वो गुलाब के फूलों के दरमियान किसी मासूम बच्ची की तरह मुस्कुरा रही थी। इस मंजर ने मेरा दिल जैसे थाम लिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे बढ़ा और खामोशी से गजरे इसके सामने रख दिया। जैसे ही इसकी नजर गजरों पर पड़ी, वो खुशी से चमक उठी, मुस्कुराते हुए बोली, ये गजरे मेरे लिए है साहब जी। मैंने नरमी से जवाब दिया, हाँ, तुम्हारे ही लिए। वो एक लम्हे के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, साहब जी, आप मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों करते हैं? ना तो हमारा कोई रिश्ता है, ना कोई ताल्लुक, फिर भी आप मेरे लिए ये सब क्यों करते हैं? बात करते करते इसकी आवाज भर आ गई, आंखों में आंसू तैरने लगे। फिर वो हिचकियों के दरमियान बोली, सुबह बाबाचंद मुझे डांट रही थी, कह रही थी जब से तुम आई हो साहब जी बदले बदले से रहने लगे हैं, तुमने तो जैसे इन्हें अपने जादू में कर लिया है। इसके आंसू देखकर मेरे दिल का जब्त टूटने लगा। मैंने फौरन नौकरानी को बुलाया। वो सहमी हुई आई और बोली, साहब जी, कोई गलती हो गई है क्या? मैंने परसुकून लहजे में जेब से रकम निकाली और इसके हाथ पर रखते हुए कहा, कल से तुम्हें यहाँ काम पर आने की जरूरत नहीं। वो बेचारी रोने लगी, खत्मों में गिड़गिड़ाने लगी, मगर मैं फैसला कर चुका था। मैंने इसे माफी के बावजूद घर से रुखसत कर दिया। अब मेरा मकसद सिर्फ एक था, फाखरा का दिल जीतना। मैं चाहता था वो सिर्फ मेरी हो जाए, मेरी मोहब्बत को समझे और इस घर की हकीकी मालिक बने। मैं खुद को समझा रहा था कि अगर वो मेरी जिंदगी में आ गई तो वो सब लोग जो मेरी शक्ल से नफरत करते थे, जो मुझे ठुकरा चुके थे, इनके मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वक्त गुजरता गया और मुझे महसूस हुआ कि फाकरा भी अब मुझसे अजनबियत नहीं बरतती। वो मेरे आने से पहले खुद को संवार लेती, मेरी बातों पर खामोशी से अमल करती और मेरी माँ का ख्याल ऐसे रखती जैसे वो अपनी माँ हो। एक महीना यूं ही बीत गया। फिर एक दिन वो धीरे से मेरे पास आई और नरमी से बोली, साहब जी, मेरी तनख्वाह। मैं मुस्कुराकर इसके करीब गया और नरमी से कहा, मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारी तनख्वाह तो मैं सूद समेत वापस करूंगा। वो चौंक कर हंस दी, फिर शर्माकर बोली, ये कैसा वादा है साहब जी? मैं यह कदम आगे बढ़ा तो वो घबराकर पीछे हटने लगी, यहाँ तक कि जाकर दीवार से लग गई। मैंने दोनों हाथ इसके अतराफ रख दिए और आहिस्ता से कहा, अब तो भागने की कोई जगह नहीं बची, बताओ मुझसे बचकर कहाँ जाओगी?
मेरी बात सुनकर वो शर्मा गई। हंसी के साथ चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया। नरम लहजे में बोली, साहब जी प्लीज जरा दूर हटें, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैंने हल्की सी हंसी के साथ इसके हाथ चेहरे से हटाने और धीरे से कहा, आज तैयार रहना, मैं शाम को तुम्हारे घर आ रहा हूँ। ये सुनते ही इसके चेहरे पर शर्म और हया की लाली फैल गई। वो बेयकीनी के आलम में मुझे देखने लगी, फिर झुझक कर मुस्कुराई और तेजी से वहां से भाग गई। मैं कुछ देर वही खड़ा रहा। दिल में यह गजब सा सुकून उतर रहा था। यूं लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी अब किसी नए मोड़ पर मुड़ने वाली है। मगर मुझे क्या खबर थी कि वो शाम मेरी खुशियों की नहीं, अंशकाफात की शाम बनने वाली थी। इस दिन मैंने फैसला किया था कि वो फाकिरा के घर बाकायदा रिश्ता लेकर जाऊंगा। माँ को इशारों में बताया तो इनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने भी नरमी से कहा, बेटा अगर वो अच्छी लड़की है तो मुझे कोई एतराज नहीं। गरीब के सर पर हाथ रखोगे तो अल्लाह तुम पर और मेहरबान हो जाएगा। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने शगुन का सारा सामान तैयार करवाया, ड्राइवर को साथ लिया और पूरे दिल की खुशी के साथ इस बस्ती की तरफ रवाना हो गया जहां फाकिरा अपनी माँ के साथ रहती थी। गलियों का मंजर देखकर मैं कुछ लम्हे के लिए ठटक गया। चारों तरफ तंग रास्ते, दीवारें से झांकते सैलन, कचरे की ढेर और नंगे पांव खेलते बच्चे। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि फाकिरा जैसी नफीस लड़की ऐसी बस्ती में रह सकती है। गाड़ी चौंके आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने ड्राइवर को वहीं रुकने को कहा और खुद पैदल गली के सिमत बढ़ गया। अभी चंद कदम ही चला था कि सामने 2-3 बदमाश से लड़के नजर आए। एक के होठों के दरमियान आधी जली सिगरेट लगी थी और वो बड़ी बेतकल्लुफी से मुझे घूर रहा था। जब मैं इसके करीब से गुजरा तो इसने रोकते हुए तंजिया लहजे में कहा, साहब आप जैसे लोग इस गंदे मोहल्ले में कैसे आ गए? मैंने संजीदगी से मुस्कुराकर जवाब दिया, यहाँ मेरे कुछ अजीज रहते हैं, इन्हीं से मिलने आया हूँ। लेकिन वो बाज न आया, मेरे पीछे पीछे चलता गया और बार बार पूछने लगा, कौन से अजीज? पहले तो आपको कभी यहाँ नहीं देखा, कहाँ से रिश्तेदारी निकल आई साहब? पहले तो मैंने इसकी बातों को नजरअंदाज किया, मगर फिर सोचा कि बात खत्म कर देना बेहतर है। मैंने आहिस्ता से कहा, दर हकीकत में यह खातून के घर जा रहा हूँ, इनकी बेटी के साथ मेरा रिश्ता तय होने वाला है। यह सुनते ही इसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। सिगरेट इसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और वो लड़खड़ाती आवाज में बोली, फाकिरा, क्या तुम फाकिरा की बात कर रहे हो? मैं कुछ कहने ही वाला था कि वो बीच में बोल उठा, वो मेरी मोहब्बत है, हम तो शादी करने वाले थे, इसने वादा किए थे मुझसे। अब इसके बाकी दोस्त भी करीब आ चुके थे और वो जज्बात में फेर कर बोलने लगा, वो मुझे धोखा दे गई साहब। वही फाकिरा जो मुझसे कहती थी कि मेरे बगैर जी नहीं सकती, वही अब आपके रिश्ते की बात कर रही है। फिर वो जैसे अपने दुख में डूब गया, आंसू भरी आंखों से बोला, हम गांव की खेतियों में मिलते थे, बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर कच्ची छेलियां खाते और ख्वाब बुनते थे। जब मैंने शादी की बात की तो इसने कहा था, मुझे तभी पाओगे जब दुनिया तुम्हें मेरे लायक समझेगी, जब तुम्हारे पास बहुत सा पैसा होगा। इसके मुंह से निकला ये जुमला मेरे वजूद में आग की तरह उतर गया। मेरे कानों में शोर सा गूंजने लगा, जैसे किसी ने मेरे अंदर की सारी खुशी फहमियां जलती राख बना दी हो। क्या वाकई फाकिरा भी ऐसी हो सकती है? क्या वो मेरी मोहब्बत नहीं बल्कि मेरी दौलत की तलबगार थी? मेरा दिल सवालों में उलझ गया। वो लड़का बोलता ही चला गया। इसके मुताबिक फाकिरा के और भी कई ताल्लुकात थे। वो अक्सर लड़कों से छोटी छोटी बातों पर रकम या तोहफे मांगती, कभी मोबाइल का बैलेंस, कभी नए कपड़ों की ख्वाहिश और कभी किसी महंगे खाने की फरमाइश। इसकी बातें मेरे सीने में खंजर बनकर उतरती गई। मेरी सांसें भारी होने लगी। मैं बिना कुछ कहे वहां से पलट आया। मेरे हाथ में वही रिश्ते का सामान, अंगूठी, मिठाइयाँ और फलों के टोकरे अब बोझ बन चुके थे। घर पहुंचकर मैंने सब कुछ एक तरफ पटक दिया और गुस्से से अपने कमरे में जा बंद हुआ। आईने के सामने खड़े होकर जब खुद को देखा तो लगा जैसे मेरी आंखों की चमक मानिन पड़ गई हो। चेहरे की रंगत पहले से ज्यादा बुझी हुई लग रही थी। चिचक के दाग जैसे मजीद नुमाया हो गए हो। मुझे लगा जैसे मैं सिर्फ वो पैसा बनकर रह गया हूँ। यह कैसी हकीकत जो खत्म होते ही फाकिरा की मोहब्बत भी मिट्टी हो जाएगी। यह सोचकर मेरा दिल चिकनाचूर हो गया। पूरा दिन मैंने खामोशी में गुजार दिया, बस एक के बाद एक सिगरेट सुलगाता रहा। शायद धुएं के पीछे अपना दुख छुपाना चाहता था। अगली सुबह जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, टाई बांधने में मसरूफ था
कि अचानक दरवाजा जोर से खुला। फाखरा अंदर दाखिल हुई, आंखों में आंसू और चेहरे पर उलझन। वो मेरे सामने आकर रुकी और अंधी हुई आवाज में बोली, कल आप क्यों नहीं आए? मैं सारा दिन इंतजार करती रही, अम्मा भी बार बार पूछती रही। मैंने जेब से बटवा निकाला, चंद नोट निकालकर इसकी थैली पर रख दिए और सख्त लहजे में कहा, ये लो अपनी तनख्वाह और अब जाकर अपना काम देखो। मेरी बात सुनकर वो एकदम चौंक गई। आंसुओं भरी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, आबिद, ये आप कह रहे हैं? मैंने झुंझलाकर कहा, ज्यादा बातें मत करो, भूल गई हो क्या? मालिक और नौकर के बीच हमेशा एक फासला होता है। मुझे आइंदा सिर्फ साहब जी कहा करो, समझी? मेरी आवाज में इतनी सख्ती थी कि इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नोट इसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गए और वो रोती हुई तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। मैंने नजरें चुरा ली, मगर दिल के अंदर अजीब सा खला फैल गया। मैं बर्दाश्त कर सकता था कि वो नाराज हो, लेकिन ये नहीं कि कोई मेरे जज्बात को तमाशा बना दे। मैं तो इसे इज्जत देना चाहता था, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन मैंने जमीन पर पड़े पैसे उठाए और इन्हें ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। नाश्ता किए बगैर ड्राइवर को आवाज दी, गाड़ी निकालो। रास्ते में वो दिखाई दी, चुपचाप रोती हुई, अपने दुपट्टे को पल्लों से आंसू पोंछती। एक लम्हे को दिल चाहा रुक जाऊं, मगर आना ने कदम रोक लिए। अगले दिन भी वो ना आई। मेरा दिल जैसे खाली खाली सा लगने लगा। इसकी माँ अकेली आई, खामोशी से काम किया। जब मैंने इसे तनख्वाह दी तो कहने लगी, सर जी, मेरी तबीयत अब ज्यादा खराब रहने लगी है, मैं काम नहीं कर पाऊंगी। अगर आप चाहें तो फाखरा को बुला लूं। मैंने तंजिया अंदाज में पूछा, वो क्यों नहीं आती अब? क्या किसी ने इससे ज्यादा अच्छी तनख्वाह दे दी है? बूढ़ी औरत के चेहरे पर दुख की लकीरें उभर आई। इसने धीरे से कहा, हम गरीब हैं साहब, मगर बेगैरत नहीं। मैं तलखी से हंस दिया। हाँ, टाट पर मखमल का प्योन तो जचता नहीं। और वो बिना कुछ कहे चुपचाप चली गई। 3 दिन तक मैं उलझा रहा, एक के बाद एक सिगरेट सुलगाता रहा और आखिरकार जब टूट गया, मैं खुद फाखरा के घर पहुंच गया। वो चूल्हे के पास खड़ी खाना बना रही थी। इसकी माँ पास बैठी थी, बाप शायद अभी तक काम पर था। मैंने तलखी छुपाते हुए कहा, फाखरा से कहो वापस आ जाए, पैसों की फिक्र ना करें, जितना चाहे दूंगा। लेकिन वो अचानक बोल पड़ी, साहब जी, मुझे ना आपको पैसों की जरूरत है और ना आपके घर की नौकरी की। इसकी बात ने जैसे मेरे अंदर आग लगा दी। मैं गुस्से में भरा हुआ वापस आया। दिल ही दिल में सोचता रहा, आखिर इसे इतना गुरूर किस बात का है? मोहब्बत अगर चाहत थी तो मैं देने को तैयार था, फिर भी इसने मुंह मोड़ लिया। लेकिन सच ये था कि अब इसके बगैर घर की दीवारें सुनसान लगने लगी थी। खाना बेजायका, नींद बेचैन हो गई थी। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये जिद थी या इश्क। मैंने अपने असर और रसूख का इस्तेमाल किया। इसके बाप की नौकरी पर छोटा इल्जाम लगवाकर इसे बरतरफ करवा दिया। जहां भी वो काम के लिए जाती, मैं वहां पहुंचकर इसका रास्ता बंद कर देता। मैं चाहता था कि वो मजबूर होकर खुद मेरे पास लौट आए। हालांकि मैं जानता था ये सब गलत है, लेकिन इसके बगैर जीना नामुमकिन सा हो गया था। कुछ दिन बाद इसकी माँ मेरे घर आई, थकी हुई, कमजोर, चेहरे पर मायूसी की लकीर थी। वो बोली, साहब जी, मुझे नौकरी चाहिए। मैंने कुर्सी पर बैठे बैठे जवाब दिया, नौकरी मिल सकती है, लेकिन शर्त यह है कि काम तुम्हारी बेटी करेगी। पैसों की फिक्र ना करो, जितना कहो इतना दूंगा, बस खाना वही बनाएगी और दिन भर यही रहेगी। रात को ड्राइवर छोड़ आएगा। बूढ़ी औरत के चेहरे पर खामोशी मजबूरी छा गई। मैं जानता था वो इनकार नहीं कर पाएगी। कुछ दिन बाद फाखरा वापस आई। आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पर थकन थी, मगर होठों पर फिर भी खामोशी थी। वो पहले की तरह घर के सारे काम निपटाती, सफाई करती, फिर खाना बनाती। जब मैं टेबल पर बैठा तो वो किचन की तरफ लौटने लगी। मैंने सख्त लहजे में कहा, कहाँ जा रही हो? मेरी प्लेट में सालन डालो। वो रुक गई, हल्के कदमों से चलती हुई करीब आई, चुपचाप सालन डाला, रोटी दी और गिलास में पानी भरकर मेरे सामने रख दिया। इसके लरसते हाथों और चुपचाप आंखों को देखकर मेरे अंदर तूफान उठा, मगर चेहरे पर मैंने अब भी गुरूर की नकाब चढ़ाए रखी। वो धीरे से बोली, साहब जी, और कुछ चाहिए? मैंने निवाला तोड़ते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, चाहिए तो मोहब्बत थी, मगर आजकल मोहब्बत भी पैसों के हिसाब से बढ़ती है। जहाँ चंद नोट ज्यादा हो, दिल वही जा लगते हैं। हमारे जैसे बदनुमा चेहरों के साथ कौन वफा निभाता है? औरतें हमसे मोहब्बत नहीं, हमारी जेब से करती हैं। मैं बोलता गया और वो खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। मैंने तलखी से कहा, अपनी आंखों को इतना जुल्म मत दो, मेरी शक्ल देखना आसान नहीं।
मैं इन मर्दों में से नहीं जिन्हें कोई देर तक बर्दाश्त कर सके। दिल चाहता था वो कुछ कहे, बस एक बार कह दे, नहीं आबिद, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वो चुप रही। इसकी खामोशी मेरे सीने में दहकते अंगारे बन गए। खाना खत्म हुआ, इसने प्लेटें समेटी और जाते जाते बस इतना बोली, साहब जी, ड्राइवर से कह दे मुझे घर छोड़ आए। मैंने संजीदगी से कहा, पहले ये कप कॉफी बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। वो बनाकर लाई, चुपचाप टेबल पर रखी और निगाह नीचे किए बाहर निकल गई। मैंने ड्राइवर को फोन किया, फाखरा को इज्जत से घर छोड़ाना। फोन रखते ही दिल भारी सा हो गया। अगली सुबह आंख खुली तो बदन में टूट फूट थी। बुखानी ने ढाल कर रखा था। हाफिज इतला दे दी कि नहीं आऊंगा और दोबारा बिस्तर पर गिर गया। कुछ देर बाद कमरे में हल्की सी आहट हुई। आंख खोली तो देखा फाखरा हाथ में झाड़ू लिए सफाई कर रही थी। मैंने आंखें मूंदते हुए कराने का अंदाज बनाया। हाय हाय। वो फौरन परेशान होकर करीब आई। साहब जी, क्या हुआ? मैंने रुख मोड़कर सख्त लहजे में कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? किसी मुलाजिमा से कहूँ पानी दे जाए? वो एक लम्हा टटक गई, फिर झाड़ू वही फेंककर खामोशी से कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद वो गिलास में पानी लिए वापस आई। मेरे माथे पर हाथ रखा तो चौंक गई। साहब जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। यह कहकर वो फौरन मुझे सहारा देकर बिठाया और पानी के चंद घूंट पिलाए और अलमारी से तौलिया निकालकर मेरे माथे पर ठंडी पट्टियां रखने लगी। शायद ये ख्यालदारी सच थी, ये महज फर्ज, पर उस लम्हे मुझे सुकून महसूस हो रहा था। मैं चाहता तो डॉक्टर को फौरन बुला लेता, मगर इसके नरम लहजे और फिक्र भरी आंखों में ऐसा सुकून था कि मैं खामोशी से उसे देखता रहा। कुछ देर में बुखार थोड़ा कम हुआ तो वो नाश्ता लेकर आई और बोली, मैंने ड्राइवर से कह दिया है, आप नाश्ता कर लें, फिर वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा। मैंने आहिस्तगी से कहा, जरूरत नहीं, डॉक्टर को यही बुला लेता हूँ। डॉक्टर आया, दवाइयाँ दे गया और बताया कि 2 दिन में तबीयत संभल जाएगी। पूरा दिन फाकरा ने मेरा ख्याल रखा, कभी दवा देती, कभी पानी, और जब रात ढली तो जाने से पहले मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। आंखें बंद करते हुए बस इतना कहा, मेरी हालत ठीक नहीं, आज मत जाओ। वो रुकी, चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। रात भर मेरा माथा ठंडी पट्टियों से साफ करती रही। कभी दूध के साथ दवा देती, कभी हथेली से मेरा बुखार चेक करती। मुझे लगा वक्त यही थम जाए। अगली रात जब वो जाने लगी, मैंने बटुए से 5000 का नोट निकाला और इसके सामने रख दिया। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, ये तुम्हारी मेहनत की कीमत है। वो ठिठक गई, चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मेरे खुलूस को नोटों में मत तोलो साहब जी, मैंने आपकी खिदमत दिल से की है, सौदेबाजी के लिए नहीं, मुझे मेरी नजरों में मत गिराएं। ये कहकर वो रुकी, फिर धीरे से बोला, कल मेरा निकाह है, इसलिए कल छुट्टी चाहिए और इसके बाद अम्मा ही आया करेंगी। मेरी सांस जैसे रुक गई, कमरा घूमने लगा और पहली बार लगा कि मैंने जो कुछ चाहा था वो सब हाथ से निकल गया। मैं घबराकर बोला, निकाह? किससे? ये सब क्यों हो रहा है? इसने कुछ न कहा, सर झुका लिया, फिर आंखों में नम आई और वो अपना चादर का कोना छेंट कर आंसू पोंछने लगी। डरती डरती इसने बताना शुरू किया कि इसके बाप ने इसका रिश्ता तय कर दिया है। इसके होने वाले शौहर का नशा चढ़ा रहता है, सारा दिन वो मस्त रहता है। बाप की किसी पुरानी जान पहचान की वजह से वही शख्स और वाजिब अलग रकम वापस मांग रहा था और निकाह इसी दानिस्ता सौद के बदले तय पाया था। ये सुनकर वो लम्हा भर के लिए मुस्कुराई, फिर गिरफ्तार सी आवाज में कहने लगी कि शायद इसने मुझे तकलीफ में डाल दिया और इतनी हैसियत तो इसके पास भी नहीं कि घर के कम आपको सुनाए। फिर फूल की सी नरमी से कहा कि वो रात भर मेरे लिए आयतल कुर्सी पड़ी, पानी पर दम किया और मुझे छड़का भी है। अब अल्लाह के फजल से मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने धीरे से पूछा, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? वही एक तवील सांस लेकर खामोश रह गई। इसकी हालत ने खुद सब कुछ कह दिया। इस खबर ने मुझे अंदर से चिकनाचूर कर दिया। दिल टूट सा गया, मगर मर्द होने की वजह से मैं अपना गम छुपाकर जहर आलूद मुस्कुराहट दिखाने लगा और कहा, मैं तो तुम्हें सर पर बिठाने वाला था, तुम्हें ताज बना था। जानती हो, कुछ मर्द अपनी बीवी को पाँव की ठोकरे नहीं बल्कि इज्जत देते हैं, और मैं यही चाहता था, मगर देखो तुमने क्या कर दिखाया। तुम जैसी लड़कियां जो पैसों के पीछे भागती हैं और जो औरतें सिर्फ नोटों के पीछे भागती हैं, वो आखिरकार ऐसा ही अंजाम पाती हैं। अगर तुमने मेरे साथ सच्चाई निभाती होती तो आज यूं जिल्लत का सामना न करना पड़ता। तुम्हारे मुकद्दर में वही नशी लिखा था और शायद तुम इसी के लायक भी हो। दिल अंदर ही अंदर तड़प रहा था, सीना जल रहा था, मगर जबान से सिर्फ कड़वा जहर ही निकल रहा था।
मैं चाहता था वो मेरी बातों से टूट जाए, रो पड़े, तकलीफ में मुब्तला हो, ताकि इसे एहसास हो कि मैं कितना दुखी हूँ। मैं तो इसे सच्ची मोहब्बत करता था, मगर बदले में इसने ये सोचकर सारा वजूद काम सा गया। फाखरा खामोश रही, बस चुपचाप आंसू साफ किए और बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। शाम 5 बजे इसका निकाह था। कुछ देर बाद इसकी माँ आई और नरमे से बोली, साहब जी, आज मेरी बच्ची का निकाह है, अगर आप तशरीफ ले आए तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। मैंने लहजे में लापरवाही भरकर कहा, यह अहम मीटिंग है, वक्त मिला तो आ जाऊंगा। मगर दिल के अंदर जैसे खालीपन सा उतर आया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई कीमती हिस्सा मुझसे छीन रहा हो। मैं हाफिज तो गया, मगर दिल वही अटका रहा। घड़ी पर बार बार निगाह जाती रही। जब सुइयां 3:30 बजे पर आ ठहरी तो ये गहरी सांस ली और दिल में कहा, चलो आखिरी बार ही सही देख आऊं कि वो शख्स कौन है जिसके नसीब में फाखरा लिखी है। मैंने बामुश्किल खुद को तैयार किया। सफेद कुर्ता शलवार पहनी, जो मैं कभी कभार ही पहनता था, क्योंकि ये रंग सिर्फ गोरे चेहरों पर जचता था, मगर आज इसे खुद पर तनस के तौर पर ओढ़ लिया था। शायद महबूब के धोखे के बाद इंसान को खुद से भी घिन आने लगती है। मैं गाड़ी में बैठा और एक बार फिर इन्हीं तंग गलियों की तरफ रवाना हो गया जहां फाखरा का घर था। रास्ते भर इसकी यादें, इसकी मुस्कुराहटें और वो सब लम्हे ज़हन पर छाए रहे। सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो मैं ख्यालों में खो गया। होश तब आया जब पीछे से हॉर्न की आवाजों का शोर उठा। 2 आंसू बेख्तियार आंखों से बह निकले, मगर फौरन हाथ से साफ कर दिए। खुद पर काबू पाया। मैं कमजोर नहीं पड़ सकता था। मुझे बस ये देखना था कि आखिर वो शख्स कौन है जिसके लिए फाखरा ने मुझे ठुकरा दिया। जब मैं इसके मोहल्ले की गली में पहुंचा तो देखा हर जानिब रौनक थी। रंग बिरंगी झंडियां लटक रही थी, दीवारों पर जूने की ताजा तह चमक रही थी और बच्चे नए कपड़ों में इधर उधर दौड़ रहे थे। मेरी गाड़ी रुकी तो सबकी नजरें मुझ पर जा ठहरी। मैं आहिस्ता से उतरा, एक हाथ में फूलों का गुलदस्ता और दूसरे में लिफाफा थामे आगे बढ़ा। फाखरा के वालिद ने मुझे देखा तो हैरत और खुशी दोनों इनके चेहरे पर झलकने लगे। समझ नहीं पा रहे थे कहाँ बिठाएं। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ और सोफे पर जा बैठा, जो शायद दुल्हा दुल्हन के लिए सजाया गया था। उन्होंने पानी पेश किया, मगर मैंने इनकार कर दिया। चेहरे पर सख्ती तारी किए मैंने कहा, फाखरा कहाँ है? मैं इससे मिलना चाहता हूँ। वो मुझे घर के अंदरूनी हिस्से में ले गए जहाँ औरतें बैठी थी। मेरा हर कदम भारी होता जा रहा था। सांसें जैसे सीने में अटक रही थी। दिल में अजीब सा तूफान बरपा था। फाखरा की खूबसूरती पर तो पहले ही कोई शक नहीं था, और आज जब वो दुल्हन बनी होगी तो यकीनन हुस्न की इंतहा पर होगी। मगर अफसोस वो मेरी नहीं किसी और की होने जा रही थी। ये सोचते हुए जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा तो देखा फाखरा अपनी माँ के साथ बैठी थी, मगर जो मंजर मेरे तसव्वुर में था वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ निकला। वैसा मंजर हरगिज नहीं था जैसा मैंने सोचा था। मैंने गुमान किया था कि फाखरा और उसी जोड़े में खुशी से दमक रही होगी, चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक होगी, मगर जो देखा वो इसके बिल्कुल बरअक्स था। इसकी माँ जबरदस्ती इसके हाथों में शीशे की चूड़ियां पहना रही थी, लेकिन फाखरा मुसलसल रो रही थी और इनकार कर रही थी, मुझे नहीं पहनी ये चूड़ियां, इनका रंग बहुत तेज है, प्लीज अम्मा उतार दें, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये मंजर देखकर मेरा दिल जैसे थम सा गया। अचानक वो दिन याद आ गया जब यही मासूम चेहरा मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़ा था और शर्माते हुए कह रहा था, मेरी अम्मा मुझे अच्छी चूड़ियां नहीं दिलाती, मुझे चूड़ियां बहुत पसंद है साहब जी। वो लड़की जो कभी रंगीन चूड़ियों के ख्वाब देखती थी, आज इन्हीं चूड़ियों से नफरत क्यों कर रही थी। इसने तो दूसरे सख्त लिबास भी नहीं पहना था, बस एक सादा सा सफेद फ्रॉक पहने बैठी थी। चेहरे पर मायूसी और आंखों में उदासी गहरी थी। वो दुल्हन कम किसी कुर्बानी की तरह लग रही थी। यूं महसूस हुआ जैसे आज इसकी डोली नहीं बल्कि इसकी उम्मीदें दफन होने वाली हैं। जब फाखरा की माँ की नजर मुझ पर पड़ी तो वह हैरानी और खुशी के मिले जुले जज्बे के साथ तेजी से मेरे पास आ गई। साहब जी, आप वाकई आ गए, मुझे यकीन ही नहीं था कि आप तशरीफ लाएंगे। इनकी आवाज सुनते ही फाखरा ने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा और अगले ही लम्हे शर्मो झिझक के मारे दुपट्टे से चेहरा ढांप लिया। मैंने जब्त के बावजूद तलख्त लहजे में कहा, आपने अपनी बेटी का रिश्ता एक नशी से क्यों कर दिया? क्या आपको मालूम नहीं कि वो कैसा आदमी है, या फिर पैसे की चमक ने सब अंधा कर दिया? मेरी बात सुनते ही फाखरा के चेहरे पर तकलीफ साफ झलकने लगी, जैसे मेरे अल्फाज ने इसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। इसकी माँ ने आह भरी, नजरें झुका ली और भारी लहजे में बोली,
साहब जी, मेरा शौहर बहुत सख्त मिजाज इंसान है, इसके आगे किसी की नहीं चलती। इसकी माँ ने आह भरी और थके हुए लहजे में कहा, मेरे शौहर ने सिराजदीन से कर्ज लिया था। जब वो रकम वापस न कर सका तो सिराजदीन ने शर्त रखी कि या तो कर्ज लौटाओ या अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। हम मजबूर थे साहब जी, औरत जात का कहाँ इख्तियार होता है, मर्द जो फैसला कर दे वही मानना पड़ता है। मेरे दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैं धीरे से आगे बढ़ा, हाथ में पकड़ा फूलों का गुलदस्ता फाखरा की तरफ बढ़ाया और साथ सलामी के पैसे भी इसके सामने रख दिए। फाखरा ने फूल तो थाम लिए मगर पैसे लेने से सख्ती से इनकार कर दिया। इसकी आंखों से आंसू खामोशी से बह रहे थे, वो आंसू जो लफ्जों से कहीं ज्यादा बोल रहे थे। मैं वहां मजीद एक लम्हा भी ठहर न सका। कमरे से बाहर निकला तो देखा कि बारात आ चुकी थी, मगर वो बारात किसी खुशी के जुलूस से ज्यादा एक तमाशे जैसी लग रही थी। 6-7 आदमियों का छोटा सा जत्था, ढोल की मध्यम आवाज और बीच में दुल्हा, उम्र में मुझसे कहीं बड़ा, एक टांग लंगड़ाता, पान चबाता और हर चंद कदम पर जमीन पर थूकता हुआ। वो मंजर मेरे दिल को चीरता चला गया। मेरी निगाहें जमीन पर गिर गई। दिल अंदर से चीख उठा, अगर फाखरा ने मुझे धोखा ना दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं बोझल कदमों से आगे बढ़ा तो अचानक वही 3 लड़के दिखाई दिए जो कुछ दिन पहले फाखरा के बारे में झूठे इल्जाम लगा रहे थे। अब वो आपस में हंस रहे थे। इनकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं करीब गया तो इनकी बातें मेरे कानों में पड़ी और मेरा खून खौल उठा। एक ने तंजिया लहजे में कहा, अच्छा हुआ फाखरा के साथ यही हुआ, मैं बुलाता था तो मुंह बनाती थी। दूसरा बोला, हाँ एक दिन मैंने हाथ पकड़ा तो इसने थप्पड़ मार दिया था, अब देखता हूँ वो नशे ही इसकी अकड़ कैसे नहीं निकालता। ये सुनकर मेरा वजूद लरस गया, दिल में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। मैंने इन्हीं दरिंदों की बातों पर यकीन किया था। मेरा ज़मीर जोर से चीख उठा, खुद मुझसे सवाल करने लगा, यही थी तुम्हारी मोहब्बत, ये था तुम्हारा इंसाफ? राह चलते चंद औबाशों की बातों में आकर मैंने फाखरा पर शक किया था, जबकि वो तो ऐसी हरगिज न थी। मैंने अपनी ही नादानी से इसे मुजरिम समझ लिया था। अभी मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि अचानक वही लड़के मुझे देखकर चौंक गए। मैंने एक लम्हे को ताखीर किए बगैर इनमें से एक के मुंह पर भरपूर थप्पड़ रसीद किया और तेजी से अंदर की तरफ भाग गया। निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मौलवी साहब कलमा पढ़ाने ही वाले थे कि मैंने बुलंद आवाज में कहा, ये निकाह नहीं होगा। फाकरा का निकाह इस नशेई से किसी सूरत नहीं होने दूंगा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फाकरा का बाप गुस्से से लाल पीला हो गया। आगे बढ़कर गुस्साया, तुम कौन होते हो रोकने वाले? ये मेरी बेटी है, जिसे चाहूं इसके हाथ में दे दूं। मैंने इसकी आंखों में देखकर पुरअज़म लहजे में जवाब दिया, फाकरा सिर्फ मेरी होगी, खर्च की रकम मैं अभी अदा करता हूँ। वो तंजिया हंसा, 70,000 देना होंगे। मैंने बगैर कुछ कहे जेब से रकम निकाली और इसके हाथ में रख दी। फिर इस नशीब दुल्हे की तरफ मुड़ा और कहा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वो पैसे समेट कर फौरन वहां से रफू चक्कर हो गया। मजमुआ में सरगोशियां शुरू हो गई। फाकरा की माँ रो रही थी और कह रही थी बारात वापस चली गई, लेकिन मैं वही खड़ा था। अब बतौर दुल्हा मैंने सबके सामने ऐलान किया, फाकरा का निकाह मुझसे होगा। ये सुनकर फाकरा जैसे पत्थर की हो गई। इसने लरसती आवाज में पूछा, आप मुझसे निकाह क्यों करेंगे? क्या पहले कम अजियत दी है मुझे? क्या कम तहकीर की? मेरे किरदार पर शक किया। कहा कि नौकर और मालिक एक नहीं हो सकते। इसके अल्फाज मेरे दिल में किसी खंजर की तरह उतर गई। आंखों से आंसू बह निकले। मैं इसके सामने हाथ जोड़कर बोला, फाकरा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं अंधे गुस्से और बदगुमानी में आ गया था। मैंने जो सुना वो सब झूठ था। मैंने तुम्हें ठीक से जानने की कोशिश ही नहीं की। मेरी बात सुनकर इसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैंने धीरे से कहा, अब तुम्हारा निकाह सिर्फ मुझसे होगा और इस बार मैं तुम्हें हमेशा अपनी इज्जत समझ कर रखूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये क्या फाकरा, आज के दिन तुमने सफेद कपड़े क्यों पहन रखे हैं? आज तो तुम दुल्हन बनोगी। फिर मैं फौरन इसकी माँ के साथ बाजार गया। यह खूबसूरत विदेशी लिबास खरीदा और साथ ही एक ब्यूटिशियन को भी ले आया। कुछ ही देर में फाकरा दुल्हन के रूप में मेरे सामने थी और वो मंजर किसी ख्वाब से कम नहीं था। अब वो सिर्फ मेरी दुल्हन थी। निकाह ख्वान ने निकाह पढ़ाया और चंद लम्हों बाद ही फाकरा मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। निकाह के बाद वो रुखसत होकर मेरे साथ मेरे घर आ गई। सारा रास्ता वो खामोश रही। मैंने पहले ही मुलाजिमों से कहकर कमरा फूलों से सजा रखा था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो वो चुपचाप बेड के किनारे बैठी थी।
मैं आहिस्ता से इसके करीब जाकर बैठा तो वो फौरन एक तरफ सरक गई। मैंने नरमी से कहा, डरो मत फाखरा, अब सब ठीक है। लेकिन जब मैं थोड़ा और करीब हुआ तो वो सहम कर पीछे हट गई। मैंने इसके कांपते हाथ को थाम लिया और अगले ही लम्हे वो ज़ारो खता रोने लगी। रोते हुए इसने कहा, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया आबिद, मैं आपसे दिल से मोहब्बत करती थी, लेकिन आपने मेरी मोहब्बत पर शक किया, मेरा दिल तोड़ दिया। इसके ये अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह पियोसत हो गई। मैंने फौरन इसे अपने सीने से लगा लिया और आहिस्तगी से कहा, फाखरा मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और वादा करता हूँ ये मेरी आखिरी भी होगी। अब कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। वो मेरे सीने से लगी रही। मैं इसके सर पर बोसा देता और इसकी कमर थपथपाता रहा। वो रात हमारी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। वो रात जब फासले मिट गए, जख्म भर गए और दिल एक दूसरे के साथ बंध गए। आज बरसों गुजर गई हैं, मगर मैंने फाकरा की आंखों में दोबारा कभी आंसू नहीं आने दिए। वो मेरे साथ खुशू और मुतमईन है और मैं खुद को दुनिया के सबसे खुश नसीब मर्दों में शुमार करता हूँ। वो मर्द जो अपनी मोहब्बत को ना सिर्फ पाता है बल्कि समेट कर हमेशा के लिए अपना बना लेता है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।